बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ़र्क बताने की कोशिश वो खातून करेंगी। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इन दोनों में क्या फ़र्क है? मामला पेचीदा सा हो गया। बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इन दोनों में एग्जैक्टली क्या फ़र्क है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन होती है। एसेट्स की डिटेल भी आ रही है, ट्रायल बैलेंस भी आ रहे हैं, लेजर भी आ रहे हैं, वो तमाम रिकॉर्ड आ रहे हैं जो कि अकाउंटिंग से अकाउंटिंग के रिकॉर्ड होते हैं। तो फिर मुझे तो लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी ऐसे ही होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 10 ईयर का रिकॉर्ड नहीं होता। अच्छा, अगर हमारे पास 10 साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पड़ी हो और 10 साल के बुक्स ऑफ अकाउंट्स पड़े हो, तो इन दोनों में क्या फ़र्क होगा? ठीक है जी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप कुछ कहना चाह रही हैं? मेन चीज़ें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। मेन चीज़ें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में और हल्की चीज़ें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं। ठीक है जी, बात सही तरफ जा रही है, लेकिन थोड़ा सा और एलेबोरेट करना पड़ेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हमने ऑर्गेनाइज करके पूरे साल का एक प्रॉपर व्यू दिया होता है किसी स्ट्रक्चर्ड तरीके से। यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सारे तरह के रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। जब आप उनको एक मीनिंगफुल अरेंजमेंट देके खास शक्ल में लेके आते हैं और कहते हैं ये हमारे इस साल के अकाउंट्स हैं, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो रिकॉर्ड्स हैं जिनसे अकाउंट्स बनते हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो अकाउंट्स हैं जो साल के एंड पे आपको चाहिए होते हैं। तो अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट साल के एंड पे वो आउटपुट है जो आप दुनिया को दिखा रहे हैं कि हमारी कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया, हमारी कंपनी के ईयर एंड के ऊपर क्या एसेट्स लायबिलिटीज हैं, हमारे कंपनी ने इस पूरे साल क्या प्रॉफिट क्या लॉस वगैरह वो किए और क्या मूवमेंट हुई। अब आज का टॉपिक इज ऑल अबाउट ये वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंपनियों में ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब बनते हैं, फिर इनके साथ क्या होता है, इनको कौन साइन करता है, फिर साइन करने के बाद ये किसके पास जाते हैं, फिर मेंबर्स कब अप्रूव करते हैं, ऑडिट किस तरह से होता है, वो सारी बातें देखने में किताब में 1.5 सफ़ा है, लेकिन छोटी छोटी सी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होती हैं। इस टॉपिक से अक्सर क्रैमिंग वाला सवाल आ जाता है और लोग उसके पूरे पॉइंट्स नहीं बता पाते क्योंकि इतने से पैरा में 5-5, 6-6 इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो एक दफ़ा समझ लेते हैं, फिर बाद में इंग्लिश सारी देख लेंगे। किताब में सेक्शंस की तरतीब से दिया हुआ है, मैं एक फ्लो की तरतीब में बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाएंगे ये बनाएंगे 12 महीने के। सिवाय पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट टिपिकली 12 महीने के होते हैं, सिवाय पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। क्यों? पहले में ऐसा क्या मसला है? कंपनी इनकॉर्पोरेट तो कभी भी हो सकती है, जरूरी थोड़ी कि एन यकम जुलाई को ही पैदा हुई हो कंपनी। तो पहली दफा के अकाउंट्स 12 महीने से कम ज्यादा हो सकते हैं, बट नॉर्मली उसके बाद आप हर साल जो अकाउंट्स बनाते हैं वो 12 महीने के होते हैं। जी, अब वाइंडिंग अप में भी तो ऐसा हो जाएगा कि शायद 12 महीने से कम के अकाउंट्स बन जाएंगे। तो इस वक्त चूंकि हम कंपनी की इनकॉर्पोरेशन को समझो और हम इस वक्त कंपनी को गोइंग कंसर्न मान के समझ रहे हैं कि हमने हर साल क्या करना है, जब वाइंडिंग अप होगी तो बहुत सारे रूल उलट पुलट हो जाएंगे। शायद वाइंडिंग अप में फिर डिविडेंड के रूल्स भी नहीं अप्लाई करेंगे, प्रॉफिट होने के बावजूद भी हम डिविडेंड नहीं देंगे। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि जब वाइंडिंग अप होती है तो उस वक्त ऐसा ही हो रहा होता है। तो हम कॉमनली एक गोइंग कंसर्न अजम्पशन ले रहे होते हैं। तो एक कंपनी जो कि जीवित है, जिंदा है, चल रही है, वो पहली दफा के अकाउंट्स एग्जैक्टली 12 महीने के नहीं बनाएगी और उसके बाद वो मुसलसल 12 महीने के बनाती रहेगी, अनलेस के किसी ईयर के उन्हें जरा बड़े अकाउंट्स बनाने पड़ जाएं तो उसके लिए रजिस्ट्रार से पूछना पड़ेगा। तो पहली इंफॉर्मेशन जो हमें पता लगी वो ये है कि अकाउंट्स हमेशा 12 महीने के बनते हैं टिपिकली, और 12 महीने से बड़े अकाउंट्स अगर बनाने हो तो आपको रजिस्ट्रार से पूछना पड़ता है। अब बन गए अकाउंट्स, अगला स्टेप होगा इन अकाउंट्स पे साइन करने का। इसको हम ऑथेंटिकेशन भी कहते हैं। अकाउंट्स बन चुके हुए हैं, अब इन अकाउंट्स के ऊपर हम लोगों ने साइन करने हैं। अकाउंट्स चूंकि चंद बड़ों ने बनाए होते हैं, यानी कि कंपनी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट से होकर गुजरे हैं, फिर उसमें सीएफओ भी इन्वॉल्व रहा होगा और कहीं ना कहीं डायरेक्टर्स ने उसे देखा होगा। तो अब अल्टीमेटली डायरेक्टर्स ने ऑथेंटिकेट करना है कि ये अकाउंट्स हमारे सामने हमारी रजामंदी से अप्रूव हुए हैं। तो इस पे साइन करेंगे मिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव और कम से कम एक डायरेक्टर।
अकाउंट्स जब फाइनल होके सामने आएंगे तो उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए, यानी कि मेंबर्स को बताने के लिए कि हाँ भाई हम अकाउंट्स हमारी जिम्मेदारी में प्रिपेयर हुए हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव साइन करेगा और कम से कम एक डायरेक्टर साइन करेगा। ज़्यादा करना चाहें तो उनकी मर्जी है, लेकिन कम से कम एक डायरेक्टर साइन करेगा। और जैसे डिविडेंड एक इंपॉर्टेंट काम था, इसी तरह से अकाउंट्स भी एक इंपॉर्टेंट काम है, तो चीफ एग्जीक्यूटिव की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। सिर्फ एक छोटी सी एक्सेप्शन है, अगर ये मुल्क से बाहर गया हुआ है तो फिर ये नहीं, इसकी जगह कोई और डायरेक्टर साइन करेगा, फिर कम से कम 2 डायरेक्टर साइन करेंगे। और अगर हम बात कर रहे हैं लिस्टेड कंपनी की, तो लिस्टेड कंपनी में सीएफओ भी साइन करेगा। इन सब में सीएफओ भी ऐड हो जाएगा। अगर हम बात कर रहे हैं लिस्टेड की, ये कौन होता है सीएफओ? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। किताब को अचानक से दिल किया कि इसकी डेफिनेशन दे दें, सीएफओ कैसे कहते हैं। एक इंतहाई मजाकिया सी डेफिनेशन दी इन्होंने। इनका सीएफओ कहते हैं उस शख्स को जो वो हरकतें करता है जो सीएफओ करते हैं। सीएफओ उसे कहते हैं जो वो करता है जो नॉर्मली सीएफओ करते हैं। तो सीएफओ क्या करते हैं? जो सीएफओ करते हैं। तो सीएफओ कौन होता है? वो जो सीएफओ जैसी हरकतें करे। सीएफओ जैसी हरकतें कौन करता है? सीएफओ। तो और इन्होंने इंतहाई बेशर्मी से उसको यहाँ पे डाल भी दिया। नई स्कीम के लिए जब सिलेबस वगैरह के रिव्यू चल रहे थे तो उस टाइम पे मैंने 2 डेफिनेशंस पे बहुत एहतजाज किया। मैंने कहा नहीं, निकाल दें डेफिनेशन, ये देख के आप सब बच्चों से जलील ही होते हैं। समझाया हुआ तो है नहीं इस डेफिनेशन में कुछ। इसी तरह से कंपनी सेक्रेटरी की भी डेफिनेशन है, वो हम चैप्टर 4 में देखेंगे। तो उन्हें कहा कि भाई ये डेफिनेशन निकाल दें। तो आगे से वो जो साहब उस सारे प्रोसेस को देख रहे थे, उन्होंने कहा अच्छा है रहने दें, हमें भी मौका मिल जाएगा कभी कभार, हम ICAP को कह देंगे देखें जी किस तरह की फजूल सी डेफिनेशन डाली है। तो मतलब उसमें उनको ये था कि आने दें, खैर है, थोड़ा सा शुगल मुगल लग जाता है। तो सीएफओ वो शख्स है जो वो हरकतें करता है जो सीएफओ करता है। इंग्लिश में देख लेंगे उसको प्रॉपर। तो सीएफओ भी साइन कर देगा। अब ऑथेंटिकेशन हो गई। अगर एसएमसी के अकाउंट्स हो तो उसके पास तो इतने सारे डायरेक्टर होते ही नहीं, वही खुद सोल डायरेक्टर जो है, जो मेन डायरेक्टर है, वही साइन कर दे तो वो ऑथेंटिकेट हो जाएंगे। तो पहले अकाउंट्स प्रिपेयर हुए, फिर अकाउंट्स साइन या ऑथेंटिकेट हुए। चीफ एग्जीक्यूटिव बाहर है तो उसकी जगह किसी और ने साइन कर दिए, मौजूद है तो उसने और कम से कम एक डायरेक्टर साइन कर दिए, और एसएमसी के केस में अकेले बंदे ने साइन कर दिए। तो 12 महीने के अकाउंट्स बने हुए हैं और अब आपने साइन करवा लिए। अब अगला स्टेप होगा, आप इसका करवाएंगे ऑडिट। आप इसका ऑडिट करवाएंगे एक ऑडिटर से। ऑडिटर कौन होगा? कंपनी लॉ में उन्होंने नहीं एक्सप्लेन किया। जब हम ऑडिट में जाते हैं तो एक चैप्टर का हाफ पोर्शन हमें कंपनी लॉ के सेक्शंस बताता है कि ऑडिटर कौन होता है और किस तरह से आता है और उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या डिस्क्वालिफिकेशन है। तो हमारे सिलेबस को उन्होंने महफूज रखा हुआ है। हमें बस ये पता है कि एक ऑडिटर आके ऑडिट करेगा, वो कौन है, कैसे है, क्या है, वो हमारे सिलेबस के स्कोप से बाहर है। तो एक ऑडिटर भाई को बुलाएंगे बाहर से, एक्सटर्नल ऑडिटर कहलाता है। उसको कहेंगे कि ये हमारे 12 महीने के अकाउंट्स हैं, ये हमने बनाए हैं और ये हमारे बड़ों ने इसको ओके की है, तुम इसको देख के बताओ इसमें कोई मसला तो नहीं नजर आ रहा। तो सारी कंपनियां अपना ऑडिट करवाएंगी और ऑडिटर एंड पे एक ऑडिटर रिपोर्ट देगा। लेकिन अगर एक प्राइवेट कंपनी है जो कि लेस देन 1 मिलियन कैपिटल के साथ है, तो उस पर ऑडिट करवाना मैंडेटरी नहीं है। यानी हर थोड़ी सी भी मुनासिब साइज की कंपनी ऑडिट करवाएगी, सारी पब्लिक कंपनी ऑडिट करवाएंगी और सारी बड़ी प्राइवेट कंपनियां करवाएंगी। लेकिन अगर एक बहुत ही छोटी प्राइवेट कंपनी है जिसका कैपिटल 10 लाख से भी नीचे है, उसके ऊपर ऑडिट करवाना मैंडेटरी नहीं है। तो अब ऑडिटर भाई आए, ऑडिटर ने सारा कुछ करने के बाद एक ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी। ये ऑडिट रिपोर्ट साफ भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है, व्हाटसएवर जो भी उसके जज्बात एहसासात हैं उसने उस रिपोर्ट में लिख दिए। अब अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप ये होगा कि हम AGM बुलवाएंगे। AGM एनुअल जनरल मीटिंग। अगर कभी GM भी लिखा हुआ हो ना किताब में, जनरल मीटिंग भी लिखा हो, तो भी परेशान नहीं होना। जनरल मीटिंग मेंबर की किसी भी मीटिंग को कहते हैं, और जो साल में एक सबसे बड़ी मीटिंग होती है वो एनुअल जनरल मीटिंग कहलाती है। तो अगर कहीं लिखा हो ना कि ये फैसला जनरल मीटिंग में होगा, इसका मतलब है मेंबर्स करेंगे ये फैसला। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि अकाउंट्स को देखने की जो इजाज़त है वो या डायरेक्टर्स देंगे या मेंबर्स जनरल मीटिंग में देंगे। तो जनरल मीटिंग मेंबर्स की मीटिंग होती है और AGM साल में होने वाली एक सबसे बड़ी मीटिंग होती है जो साल के एंड पे होती है और पूरे साल के रिकॉर्ड, पूरे साल की सारी इंफॉर्मेशन उसमें दी जाती है।
अब जब एजीएम आ गई तो इसकी टाइमलाइन समझनी होगी कि एजीएम कब होती है। पहली एजीएम कंपनी की 16 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन में करानी पड़ती है। 16 मंथ्स इन्होंने क्यों रखे? क्योंकि पहली दफा कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हुई है पता नहीं किस टाइम पे हुई है, तो उनको 16 महीने का टाइम दे दिया कि भाई आप किसी भी वक्त अपने अकाउंट्स कंप्लीट करना और उसके बाद 4-5 महीने में अपनी मीटिंग करा देना। ये सारा प्रोसेस आपने 16 महीने में कंप्लीट करना है। तो फर्ज करें कंपनी 1 नवंबर को पैदा हुई है और उन्होंने सोचा है कि हम हमेशा 30 जून को अपने अकाउंट्स क्लोज किया करेंगे, तो वो पहली दफा नवंबर, दिसंबर और अगले 6 महीने 8 महीने के अकाउंट्स बनाएंगे। तो स्टिल उनके पास अगले 8 महीने हैं कि वो एजीएम करा सकते हैं। तो पहली एजीएम कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के 16 मंथ्स में हो जानी चाहिए। उसके बाद कंपनी अपना साइकिल सीधा कर लेती है, अपने एक ईयर एंड पे आके ठहर जाती है और उसके बाद हर साल उसी ईयर एंड पे अकाउंट बनाती है। यानी पहली दफ़ा अगर आपने 30 जून चूज़ किया है तो पहले अकाउंट शायद 8 महीने के हैं, लेकिन उसके बाद 1 जुलाई से 30 जून तक चलेंगे। और क्या ईयर एंड 30 जून होना वाजिब है? कोई शर्त नहीं है, ये इजाज़त है कंपनियों को कि वो अपना ईयर एंड कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में चूंकि टैक्स ईयर 30 जून के हिसाब से चलता है तो कंपनियां ज़्यादातर अपने आप को उसके साथ अलाइन रखती हैं। लेकिन अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग साइकिल थोड़ा सा डिफरेंट हो तो आप अपना ईयर एंड डिफरेंट रखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां अक्सर मार्च में ईयर एंड करती हैं। बैंकिंग कंपनियां कैलेंडर ईयर पे यानी कि 31 दिसंबर में अपना ईयर एंड करती हैं, वो उस तरह से ईसवीं साल में चल रहे होते हैं। हमारा जिस तरह का सेटअप है, हम जून में ईयर एंड करेंगे तो हम फंस जाएंगे, क्योंकि एक सेशन आधा दरमियान में होगा। तो हमारे लिए जो मेन जब कैफ प्रोडक्ट है तो हम अपना ईयर एंड करते हैं सितंबर एंड पे। एक पूरा सेशन खत्म हो चुका होता है और नया पीआरसी अभी प्रॉपर तरीके से नहीं आया होता, तो एक कट ऑफ मिल जाता है और उसके बाद फिर अगला ईयर स्टार्ट हो जाता है। तो हर कंपनी, हर इदारा अपने हिसाब से अपना ईयर एंड डिफाइन कर सकता है। तो पहली दफ़ा आपने एजीएम करानी है 16 महीने में, लेकिन सब्सीक्वेंटली आप पे पाबंदी होगी कि जो भी आपका ईयर एंड है आपने उसके 120 दिनों के अंदर अंदर लाजमी करनी है अपनी एजीएम। यानी पहली दफ़ा एजीएम आपने खुला डुला, आपके पास टाइम था, लेकिन अब आपने हर दफ़ा जो भी आपका ईयर एंड है उसके 4 महीने, और 4 महीने और 120 दिन में फ़र्क होता है। 120 दिन का मतलब आपने 120 दिन गिनने हैं। तो अगर मैं जून 30 से 120 दिन गिनूंगा तो 28 अक्टूबर पे पहुंचूंगा। 4 महीने गिनता तो मैं पूरा अक्टूबर काउंट करता, तो 4 महीने नहीं है, ये 120 दिन है। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता हो कि हमने इसको एग्जैक्टली 4 नहीं काउंट करना, हमने इसको बाकायदा पूरे गिन के 120 दिन काउंट करना है। तो ईयर एंड के 120 दिनों के अंदर अंदर आप एजीएम करें और उस एजीएम में मेंबर्स के सामने ये अकाउंट्स और ये ऑडिटर रिपोर्ट और ये सारी चीजें उनके सामने प्रेजेंट करें। पहली एजीएम, सब्सीक्वेंट एजीएम समझ आई? बस एक रूल है कि जो सब्सीक्वेंट एजीएम है ये एवरी कैलेंडर ईयर भी होनी चाहिए। एवरी कैलेंडर ईयर, कैलेंडर ईयर क्या होता है? नॉर्मल इंसानों का ईयर। एक तो हम अकाउंटेंट्स है ना, मुसीबत ज़्यादा से, ये ट्रांजिशनल ईयर है, ये टैक्स ईयर है, ये क्वार्टरली है, ये फलाना है। लेकिन आम इंसान, सीए के अलावा के जो इंसान जिसको ईयर काउंट करते हैं वो कैलेंडर ईयर होता है, जो जनवरी से दिसंबर तक जाता है, सन 2024, 25, 26। हर कैलेंडर ईयर में एजीएम होनी चाहिए। अगर आप इन रूल्स की वजह से 120 दिन 16 महीने आप इस तरह से कर रहे हैं और आपका एक पूरा साल गुजर जाता है और उसमें एजीएम नहीं होती, तो 31 दिसंबर डेडलाइन बन जाएगी, आपको एजीएम करनी पड़ेगी। इसका मतलब है सब्सीक्वेंट एजीएम हर साल होगी और उस साल के अंदर जो डेडलाइन है वो ईयर एंड के 120 दिनों के अंदर अंदर है। तो सब्सीक्वेंट में दोनों रूल ध्यान में रखने हैं, साल भी नहीं खत्म होना चाहिए और 120 दिन भी नहीं खत्म होने चाहिए। ये बात समझ आ रही है? अब आपने जनाब एजीएम की, एसएमसी को अपनी ये एजीएम करके सारे मेंबर्स को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। सिंगल मेंबर कंपनी को इजाज़त है कि वो मत करे अपनी एनुअल जनरल मीटिंग और ना बुलाए अपने सारे मेंबर्स को, क्योंकि वो एक ही मेंबर है, वो अपने अंदर ही जी रहा है। तो उसके लिए एजीएम करना और एजीएम पे अकाउंट्स प्रेजेंट करने की शर्त नहीं है। एजीएम समझ आई? ये एजीएम की जो टाइमलाइन है इसमें एक्सटेंशन मिल सकती है, आपको 30 डेज तक की एक्सटेंशन मिल सकती है अगर आपको लग रहा हो कि 120 दिन बड़ा मुश्किल हो गया है। लिस्टेड कंपनियां एससीसीपी से इजाज़त मांगेंगी और बाकी कंपनियां रजिस्ट्रार से इजाज़त मांगेंगी कि जी हमारा ये प्रोसेस हो नहीं पा रहा, हमें टाइम में एक्सटेंशन चाहिए। तो आप 30 डेज तक की एक्सटेंशन ले सकते हैं इस प्रोसेस में,
नॉर्मल परमिशन रजिस्ट्रार से लेनी होती है, लेकिन अगर लिस्टेड कंपनी आ जाए, इसका मतलब अगर आप गौर से देखें ना, तो हमें एक तो पूरा प्रोसेस भी समझना है, फिर उस प्रोसेस की एक्सेप्शंस भी समझनी है, और प्रोसेस में लिस्टेड कंपनी एक्स्ट्रा क्या कर रही है वो भी समझना है। रूल था सीईओ और एक डायरेक्टर साइन करे, एक्सेप्शन थी वो नहीं तो 2 डायरेक्टर साइन करें, और लिस्टेड में इजाफी चीज क्या थी? तो इसी तरह से रूल था कि ऑडिट करवाएंगे सारे, एक्सेप्शन थी प्राइवेट कंपनी 1 मिलियन से कम हो तो नहीं कराएगी। तो ये पूरा प्रोसेस भी याद रखना है, एक्सेप्शंस भी याद रखनी है, और जहां जहां लिस्टेड की कोई एक्स्ट्रा शर्त है वो भी याद रखनी है। एजीएम की टाइमलाइन समझ आई? एजीएम इस टाइमलाइन पे तो करना है, लेकिन उससे कम से कम -21 डेज पहले आपने एक नोटिस भेजना है। उस नोटिस में लोगों को बताना है आ जाओ हम मीटिंग करने लगे हैं। इस नोटिस में अकाउंट्स भी भेजने हैं, डायरेक्टर रिपोर्ट भी भेजनी है, ऑडिट रिपोर्ट भी भेजनी है। डायरेक्टर रिपोर्ट क्या होती है इसी चैप्टर में बड़ा तसल्ली से पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आप ये 3 डॉक्यूमेंट्स उठा के इस नोटिस के साथ भेज देते हैं कि आ जाओ एजीएम में, और इस एजीएम में हम ये 2-3-4 डॉक्यूमेंट्स देखेंगे और उसको अप्रूव करेंगे। जी, हर मेंबर को नोटिस भेजना है, चाहे कंपनी का करोड़ों रुपया लग जाए। 500 शेयर होल्डर 500 तो बड़े कम होते हैं, आप 5 लाख भी कह देती हैं तो भी मैं कह देता कि सबको खत भेजना है। नहीं, अगर एक शेयर होल्डर है, एक शेयर होल्डर के पास 1 शेयर भी है, उसको भी खत भेजना है ना। मजेदारी की बात, 1984 में ये रूल आया, क्योंकि उस वक्त कंपनियां छोटी होती थी, ज़्यादा लंबे चौड़े सेटअप नहीं थे, और अब 2010 के बाद बहुत मुश्किल हो रही थी कि इतने हज़ारों लाखों शेयर होल्डर्स हैं, उनको खत किस तरह से भेजें। तो ये जो 2017 का एक्ट है, जो 2016 में ऑर्डिनेंस के तौर पे आया था, इसने फिर एक और ऑप्शन हमें इंट्रोड्यूस करके दे दी, दैट वाज इलेक्ट्रॉनिक सर्विंग ऑफ नोटिस। अब नोटिस ईमेल भी हो सकता है, नहीं तो आप कंपनी की वेबसाइट पे पोर्टल बना के देते थे शेयर होल्डर्स को, वो वहाँ जाते हैं और वहाँ उनकी नोटिफिकेशन आई हुई होती है। अब बहुत आसान है, आप व्हाट्सएप ग्रुप बना के भी उसमें नोटिफिकेशन डाल सकते हैं, आप अनाउंसमेंट्स बना सकते हैं, यानी अब आपको ये नोटिस फिजिकली सर्व करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे कंपनी तो कर ले, लेकिन लॉ ने उसको इलेक्ट्रॉनिक की इजाज़त भी दे दी है। और सिर्फ नोटिस नहीं है, असल में बात यह है कि इसमें डॉक्यूमेंट्स हैं। तो आप समझें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे 50 सफ़े के, डायरेक्टर रिपोर्ट होगी 40-50 सफ़े की, ऑर्डर रिपोर्ट होगी 3-4 सफ़े की, नोटिस होगा, ये पूरी किताब, पूरी बुकलेट बनती है, किताबचा होता है, और होता भी बड़ा कलरफुल सा है, हल्की किताब नहीं होती, बड़े अच्छे से पेज पे। तो ये पर सेट बंदे के घर डिलीवर होने तक 500 से कम रुपए का खर्चा नहीं होता था। तो अगर सिर्फ 10,000 ही शेयर होल्डर्स हो और 500 का खर्चा हो, नॉर्मली मैं ऐसी बात पूछता हूँ तो आप मुझे शर्मिंदा ही कर देते हैं, लेकिन क्या आप लोग इस दफ़ा सही जवाब दे सकेंगे? अगर 10,000 बंदे हो और 500 का खर्चा हो रहा हो, हाँ जी, 5 मिलियन, 50 लाख, तो 50 लाख का खर्चा सिर्फ नोटिस भेजने का। तो अब इलेक्ट्रॉनिकली सारी ज़िंदगी आसान है, आप आराम से वो अटैचमेंट बना के बड़ी प्यारी सी पीडीएफ बना के और सब लोगों को सेंड कर सकते हैं। इस नोटिस के मजीद रूल्स क्या हैं? ये लाजमी 21 दिन पहले होना चाहिए, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। याद है वो स्पेशल रेजोल्यूशन में था, अगर आप लोगों को राज़ी कर लें तो कम टाइम पे भी हो सकता है। इसमें आपको कम से कम 21 दिन पहले नोटिस देना है। और अगर आप खुदा ना खास्ता लिस्टेड कंपनी है तो आपने एक उर्दू अखबार में भी और एक इंग्लिश अखबार में भी इश्तिहार देना है अपना, ये पूरा अखबार में। अखबार किसे कहते हैं? मैं तो भूल गया था, मैं तो मिलीनियल से आप वो कर रहा हूँ। कौन सी जनरेशन है आप लोग? जनरेशन जी। तो आप लोगों ने तो पता नहीं अखबार देखा भी है नहीं देखा। एक ऐसे कागज़ का टुकड़ा होता है, वो ऐसे करके ओपन करते हैं, बड़ा मज़ा आता है। उसे खोल के बड़ी देर तक पढ़ते रहें तो टाइम गुजरता रहता है। सर क्या बात कर रहे हैं, ऐसे बस ऐसे अंगूठा चलाना होता है, सारी खबरें आ जाती हैं। तो पुराने ज़माने में एक अखबार नाम की चीज़ होती थी जो तकरीबन घर घर जाता था। लोग सुबह सुबह अखबार देखते थे तो उन्हें पता लग जाता था सारी खबरों का, बजाय इसके कि पूरा दिन चैनल्स पे सनसनीखेज खबरें देखी और फिर भी सच ना पता लगे। तो सच्ची खबर घर बैठे बैठे अखबार से पता लग जाती थी सुबह सुबह, और उसके बाद लोग अपने काम धंधे पे रवाना हो जाते थे। तो आपने एक उर्दू और एक इंग्लिश वाइड सर्कुलेशन रखने वाले मॉर्निंग अखबार में इश्तिहार देना है। पता लगे शाम के वो जो शायद सुर्खियों वाले नहीं अखबार होते, 3-3, 4-4 रुपए वाले रंग बिरंगे अखबार, वो नहीं, सुबह के अखबार वाइड सर्कुलेशन रखने वाले अखबारों में भी, यानी नोटिस तो भेजना ही भेजना है, आपने पब्लिकली अखबारों में भी देना है
कि हम ये वाला काम करने लगे हैं। उसमें जी, अखबार का मतलब है कि पब्लिक को आपने बता दिया, यानी अखबार में आप अपने शेयर होल्डर्स को मुखातिब नहीं कर रहे, आप जनता को मुखातिब कर रहे हैं। तो हो सकता है कोई शख्स अभी आपका मेंबर ना बना हो, उसने अपना नाम ट्रांसफर ना कराया हो, लेकिन अखबार से उसे पता लग जाए कि क्या मामला है। जी अखबार में तो हम वो सारी वो स्टेटमेंट और वो हाँ, अब अखबार में सारी स्टेटमेंट्स और ये चीज़ें तो देना खतरनाक हो जाएगा। तो यस, आपने सिर्फ नोटिस अखबार में देना है, नोटिस के अंदर के डॉक्यूमेंट्स अखबार में नहीं देने। लेकिन आजकल के दौर में न्यूज़पेपर तो रियली एग्जिस्ट करता है। जी, इन्होंने कहा आज के दौर में न्यूज़पेपर एग्जिस्ट ना होने के बराबर करता है। आज करता है, आपको नज़र नहीं आता। आज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और अभी भी ऑफिसेज में लोग पहले ई बुलेटिन पढ़ते हैं और फिर अपना काम शुरू करते हैं। जो जितने सियाने लोग होते हैं वो टीवी से और सोशल मीडिया से दूर रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ कचरा मिलता है। ये लोग रेगुलेटेड तरीके से खबरें देखते हैं, अपनी पसंद के टाइम पे ऑर्गेनाइज तरीके से थोड़े ज़्यादा ऑफिशियल सोर्स को यूज़ करते हैं। तो जो ऑडिट पार्टनर्स होते हैं या जो सीनियर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने कोई ना कोई ई बुलेटिन लिया हुआ होता है, कोई ना कोई इस तरह का मैगजीन होता है ऑनलाइन, या कहीं ना कहीं किसी अच्छे मशहूर अखबार की ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ली हुई होती है। एक ऑप्शन ये है कि आप ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पे जाएं, पूरा अखबार मिल जाता है, और एक ये होता है कि वो आपको नोटिफिकेशंस की फॉर्म में छोटी छोटी खबरों के क्लिप्स बना बना के फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, तो लोग उसको देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अखबार नहीं देखा जाता। और दूसरा, आप एक पढ़े लिखे तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और आप एक बड़े शहर में, पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर में बैठे हुए हैं, तो आपके लिए कहना आसान है। लेकिन एक बंदा अगर बहुत बैकवर्ड शहर में है और शायद उसके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की एक्सेस नहीं है, तो भी दिस कैन बी अज्यूम्ड कि अखबार वहाँ जाता होगा। लेकिन चूंकि ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा था, तो अब लॉ ने इलेक्ट्रॉनिक तरीका भी बता दिया है। लिस्टेड कंपनी पे ये मुसीबत ज़रूर है कि उसने अखबारी इश्तिहार दे के जनरल जनता को ज़रूर आगाह करना है। ये ऐसे ही है जैसे एक बंदा अगर अपना नाम बदलता है या एक बंदे को आग किया जाता है, तो ज़रूरी होता है कि आप अखबार में इश्तिहार दें। भले कोई अखबार नहीं पढ़ता, लेकिन ये एक सिंबॉलिक चीज़ होती है कि हमने पूरे पाकिस्तान को बता दिया। तो लिस्टेड कंपनी ने क्या करना है, इन एडिशन एक उर्दू एक इंग्लिश न्यूज़पेपर। मज़े की बात है, उर्दू अखबार में उर्दू ज़बान में नोटिस देना है, क्योंकि ज़ाहिर है आप उर्दू यूज़र्स को टारगेट कर रहे हैं, और इंग्लिश अखबार में इंग्लिश ज़बान में नोटिस देना है। कहानी ख़त्म नहीं हुई। चूँकि लिस्टेड कंपनी है तो उन्होंने कहा आपने अपने इन सारे डॉक्यूमेंट्स की 3-3 कॉपियाँ उठा के SCCP को भी भेजनी है, रजिस्ट्रार को भी भेजनी है और स्टॉक एक्सचेंज को भी भेजनी है। इलेक्ट्रॉनिकली SCCP को कॉपी भेज देनी है और फिजिकल 3-3 कॉपियाँ आपने 3 अलग अलग इदारों को भेजनी है। 3-3 कॉपियाँ 3-3 कॉपियाँ उन तीनों इदारों को भेजनी है, ताकि उन्हें आप बता दें कि हम ये मेंबर्स को ये चीज़ें भेज रहे हैं, आप अच्छी तरह से देख लें। क्योंकि अभी अप्रूव नहीं हुआ, अभी तो आपने AGM में बुलाया लोगों को। क्या ये नोटिस और ये सारी बात समझ आई? अगर लिस्टेड कंपनी हुई तो एक और डॉक्यूमेंट भी ऐड हो जाएगा जिसका नाम है चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस डायरेक्टर रिपोर्ट प्लस ऑडिटर रिपोर्ट प्लस चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट के कंपनी के अफेयर्स के ऊपर जो उसने रिव्यू दिया। तो लिस्टेड कंपनी जैसे ही आएगी तो आपने जज्बाती हो जाना और चीज़ें बहुत नेक्स्ट लेवल पे चली जाएंगी। अब आई के अब तकलीफ देने के लिए कभी कभी क्या करता है, वो कहता है ये वाला प्रोसेस बता देना लिस्टेड कंपनी के हिसाब से, और कभी कभी कह देता है एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है, ज़रा हमें प्रोसेस बता दो। तो आपने प्रोसेस बताते हुए वो जहाँ जहाँ लिखना होता है ना, अगर लिस्टेड, वो जुमले साइड पे करने पड़ते हैं। तो लिखा हुआ बड़ा थोड़ा सा कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन छोटे छोटे से बहुत सारे पॉइंट्स हैं। नोटिस भेज के आपने बुला लिया, अब सारे के सारे लोग आ गए और अब आप मीटिंग शुरू कर रहे हैं। लॉ के पास टाइम कम था, उसने बस ये नहीं बताया कि अब क्या होगा। जो सबसे अहम बात थी कि मीटिंग में क्या होगा, किस तरह से शोर शराबा होगा, कैसे अप्रूवल होगी, किस तरह से होगा, वो नहीं बताया, क्योंकि मीटिंग के सेक्शंस अलग हैं और वो बताते हैं कि मीटिंग्स में क्या होता है। तो यहाँ हमें सिर्फ ये पता है कि मेंबर्स इकट्ठे होंगे और वो या अप्रूव करेंगे या रिजेक्ट कर देंगे। मेंबर्स या अप्रूव कर देंगे या रिजेक्ट कर देंगे। 50% मेजॉरिटी चाहिए इस अप्रूवल के लिए। जब तक मैं आपको एक्सप्रेसली स्पेशल रेजोल्यूशन ना बोलूं, हमेशा जो अप्रूवल होगी वो मोर देन 50% अगर ओके कर देंगे तो उस तरह से हो जाया करेगी। और जहां कह दें स्पेशल रेजोल्यूशन 75 और वाली सारी शर्तें जी। अब सवाल ये कि 50% कौन से लोगों का जो मीटिंग में 2-3 रूटों से आ गए, फिजिकली आ गए, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उन्होंने अटेंड कर लिया, या अपना वोट वगैरह कंपनी को भेज दिया, तो या अपने नुमाइंदे प्रॉक्सी को भेज दिया। तो जो जो लोग भी मीटिंग में किसी भी रूट से आए हैं, ये सामने वाले लोगों को 100% काउंट करना है। इनमें से 50% से ज़्यादा ने अगर ओके कर दिया तो ये अकाउंट्स अप्रूव हो जाएंगे।
जी आप कुछ कहना चाहते हैं? तो एससीसीपी को हमने जो अपने भेजना है नोटिस वगैरह साइड तो उसमें हमारे ऑब्जेक्टिव भी होंगे। एससीसीपी को जो हमने नोटिस भेजना है उसमें वही सब होगा जो हमने मेंबर्स को भेजा है। सर अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्टिव पे जा रहे हैं हमें हमारे हिसाब से लॉफुल है लेकिन एससीसीपी कहता है अनलॉफुल तो वो सिर्फ ही कैंसिल। ठीक है जी, इन्होंने कहा अगर हम नोटिस भेज रहे हैं एससीसीपी को और नोटिस में बता रहे हैं कि हमारे मीटिंग के क्या एजेंडाज आइटम है, तो अगर उसमें कोई अनलॉफुल हुआ तो यस एससीसीपी कभी भी हमारे ऊपर एक्शन ले सकता है या हमें कह सकता है कि जी आप इस चीज़ को रिवाइज करें। जी इवन अप्रूव भी हो जाए। कभी भी अगर कंपनी के खिलाफ शिकायत हो कि उसने कोई गैर कानूनी काम किया है या कुछ गलत काम किया है तो उसको रिवर्स करने का इख्तियार एससीसीपी के पास भी है, नहीं तो लोग कोर्ट चले जाते हैं और कोर्ट उसको रिवर्स करा देता है। लोगों को बुला लिया, उन्होंने अप्रूव कर दिया तो भी ठीक है और उन्होंने अप्रूव नहीं किया तो भी ठीक है। दोनों केसेस में आपने फाइलिंग करनी है। फाइलिंग, ये सारे डॉक्यूमेंट्स उठा के फाइल कर दें रजिस्ट्रार को। अगर अप्रूव हुए हैं तो भी फाइल कर दें, अगर अप्रूव नहीं हुए हैं तो रजिस्ट्रार को बता दें कि ये रीज़न की वजह से मेंबर्स को ये पसंद नहीं आए, लेकिन फाइलिंग फिर भी करनी है आपने। अब सवाल ये है कि अगर मेंबर्स को अकाउंट्स पसंद नहीं आए तो क्या होगा? एज में बी स्पेसिफाइड। हमारे सिलेबस ने उसके अंदर झांकने की कोशिश ही नहीं की कि अगर मेंबर्स नाराज़ हो जाएंगे तो उनको राज़ी किस तरह से करेंगे। तो जो हमारी किताब ने कोशिश नहीं की तो हम गुस्ताखी कैसे करें? तो मेंबर्स को पसंद आए या नहीं पसंद आए आपने क्या करना है? फाइल कर देने हैं। डॉक्यूमेंट्स उठा के आपने रजिस्ट्रार भाई को जमा करा देने हैं, रजिस्ट्रार अपने पास रख लेगा। हर कंपनी ने जमा कराने हैं सिवाय 10 मिलियन से कम की प्राइवेट कंपनी। उन्होंने जब याद ही रखना है तो अलग अलग चीज़ें याद रखवाए ना आपको। तो जो 10 मिलियन से छोटी प्राइवेट कंपनी होगी वो फाइल नहीं करेगी रजिस्ट्रार को, और बाकी सारी कंपनियां अकाउंट्स अप्रूव हुए हैं या नहीं हुए वो उठा के फाइल कर देंगे रजिस्ट्रार को। तो अगर आप गौर से देखें तो 1 मिलियन से छोटी कंपनी के तो मज़े लग गए। 1 मिलियन से जो छोटी कंपनी है ऑडिट भी नहीं करवाना, अकाउंट जमा भी नहीं करना, तो किताब को लगा के अजियत दी जा सकती है। तो ये साइन वाला टाइम है ना, उस वक्त 1 मिलियन से जो छोटी कंपनी है उसने एक एफिडेविट देना है। ये क्या होता है? बयान हल्फी। एफिडेविट देना है कि हमारे अकाउंट्स मौजूद हैं, हमने देखे हैं, कोई मसला नहीं है, कभी देखना हो तो आ जाना, हमारे पास पड़े हैं। चूँकि ना इन्होंने किसी एक्सटर्नल बंदे से ऑडिट करवाए हैं, ना इन्होंने रजिस्ट्रार को जमा कराए हैं, और ना इन्होंने किसी और अथॉरिटी को इसकी खबर लगने दी है। चूँकि प्राइवेट कंपनी है, लिस्टेड को तो फिर भी अखबार वगैरह में और इस तरह से वो करना है। तो ये एक एफिडेविट देंगे कि हमारे पास अकाउंट्स मौजूद हैं, हमने इसे साइन किए हैं, चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। डन।